हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और रिवीजन सीरीज के अंतर्गत देखा जाए, आज से हम लोग रिवीजन सीरीज अपना स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे अनावरत रूप से आपके बीच रिवीजन सीरीज आते रहेंगे जो फैक्चुअल होंगे, टोटली फैक्चुअल होंगे। ठीक है, आपकी वीडियो क्लास जो चली, सारी चीजों को आपने पढ़ लिया है, अब रिवीजन का समय है। और रिवीजन रैपिड फायर तरीके से होता है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखा जाए तो आरओ की परीक्षा आपकी टोटली फैक्ट बेस्ड होती है। कॉन्सेप्ट वाले सवाल जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को वो 2 कथन में पूछ लेगा, 3 कथन में पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। जितने भी सवाल के टाइप बनते हैं वो सब फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड हैं। तो इसी वजह से आपके फैक्ट ज्यादा से ज्यादा तैयार हो, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठी रहे। उसी वजह से देखा जाए तो घटना चक्र के द्वारा ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट की जा रही है जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। और उसी संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन से है। यहां पर एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहां पर जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी में होती है, एलिजाबेथ के टाइम पीरियड पर। उस टाइम पे भारत का जो नवाब था, मुगल सल्तनत का जो सुल्तान था वो कौन था, देखा जाए तो मुगल एम्परर अकबर थे। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड पे ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, 1602 ईस्वी में होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1616 में होती है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, ठीक है, 1664 में देखा जाए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, ये 1731 ईस्वी में होती है। तो यहां पर हमने यूरोपीय कंपनियां जो है उनकी स्थापना वर्ष देख लिया। यहां से संबंधित सवाल मैच द फॉलोइंग में आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में फिर पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम चर्चा करने थे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध आपके परीक्षा का देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है। कर्नाटक जो युद्ध है, यहां से संबंधित सवाल आपके परीक्षाओं में बार बार आते रहे। वो कैसे सवाल पूछे जाते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग से पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, आपको मैच करना होता है, मिलाना होता है, या तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखा जाए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में होता है। और यहां पर देखा जाए 1748 में जो एक्स-ला-सैपल की संधि होती है, उसी एक्स-ला-सैपल की संधि के अंतर्गत ही देखा जाए तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये 1749 से लेकर 1754 के बीच में होता है। और 1754 में जो पौंडीचेरी की संधि थी, पौंडीचेरी की संधि के बाद देखा जाए तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर ले तो ये 1758 से 1763 के बीच में होता है। और पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस की संधि कब होती है, 1763 में होती है। और उसी के द्वारा देखा जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। यहां पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है, पूछा भी गया है आपकी परीक्षा में। जो एक्स-ला-सैपल की संधि है, पौंडीचेरी की संधि है और पेरिस की संधि है, यहां से संबंधित सवाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना एक्स-ला-सैपल की संधि सबसे पहले हुई थी, उसके बाद पौंडीचेरी की संधि हुई थी, उसके बाद तीसरे नंबर पर पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं बंगाल के नवाबों के बारे में जान लेते हैं। जो बंगाल के नवाब हुए उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके परीक्षा में पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे। तो सबसे पहले देखा जाए मुर्शीद कुली खान, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1717 से 1727 के बीच में। फिर उसके बाद में सुजाउद्दीन 1727 से 1739 के बीच में। फिर सरफराज खान तीसरे नंबर पर देखें, सरफराज खान 1739 से 1740 के बीच में। फिर उसके बाद में अलवर्दी खान के बारे में बात कर लें, 1740 से 1756 के बीच। सिराजुद्दौला, अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। अब यहां पर क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है, क्रम पूछ लेता है कि किसके बाद कौन आया। तो इस वजह से याद रखिए, ये लिस्ट पूरी याद रखिए। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर, सिराजुद्दौला के बाद कौन, मीर जाफर। ठीक है, यहां पर देखा जाए 1757 से 1760 के बीच में। फिर उसके बाद मीर कासिम बनता है नवाब 1760 से 1763 के बीच। और मीर जाफर दोबारा बनता है 1763 से 1765 के बीच। एक खास बात याद रखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में सवाल पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था
तो 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 1764, 1764 को हुआ था। और उस टाइम पे देखा जाए तो औपचारिक रूप से नवाब कौन था? मीर जाफर था। ऑप्शन में मीर कासिम भी रहता है, ठीक है, मीर कासिम मीर जाफर दोनों रहेंगे, लेकिन आपको टिक क्या करना है? मीर जाफर टिक करना है। आगे देखें, नजमुद्दौला 1765 से 1766 के बीच में, फिर सैफुद्दौला 1766 से 1770 के बीच में, और मुबारकुद्दौला यहां पर देखा जाए 1770 से 1772 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। तो ये पूरा बंगाल के नवाब जो है, इनकी लिस्टिंग और इनका ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से आप याद रखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी और परीक्षा में आप सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इनका क्रम पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, टाइम ड्यूरेशन तो पूछ ही सकता है, मिलान के लिए पूछा जा सकता है, या फिर सेट करने के लिए पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अगला पॉइंट है आंग्ल मैसूर युद्ध, यहां पर चर्चा करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। और उस टाइम पे देखा जाए तो गवर्नर जनरल कौन था? आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? यहां पर लॉर्ड वेरलिस्ट था। मद्रास की संधि, ठीक है, यहां पर जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, उसपे मद्रास की संधि जो होती है 1769 में, उसी के द्वारा प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? देखा जाए तो 1780 से 1784 के बीच में होता है। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग था। मैंगलोर की संधि जब होती है उसी के द्वारा 1784 में समाप्त होता है। आगे हम चर्चा कर ले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 1792 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है, और इसी के द्वारा देखा जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1799 से लेकर देखा जाए 1799 में ये होता है। और उस टाइम पे देखा जाए तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। और लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ाई होती है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इसी के बाद देखा जाए जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा कर ले आंग्ल मराठा युद्ध। अब यहां पर कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, सारे युद्ध आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट यहां बताए जा रहे हैं उनका कितना रिलेवेंट है आप अपने आप से खुद से समझ सकते हैं। यहां पर देखा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 से 1782 के बीच में हुआ। और गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1803 से 1805 के बीच में हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1718 से 1817 से 1818 के बीच में होता है। और यहां पर देखा जाए लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे होता है। यानी कि और यहां से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एक तरफ आंग्ल मराठा युद्ध दे देगा और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दे देगा, ठीक है, और मिलाने के लिए दे देगा। या तो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसे भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो सभी चीजों के लिए आप तैयार रहिए। इसी वजह से सारे पॉइंट आपको लिस्टिंग के फॉर्मेट में दी जा रही है, चार्ट के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, टेबल के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, ताकि आपके सारे सवाल एक टेबल देखने के बाद सारे सवाल आपके हो जाए, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर जो सिख मिसल थे या उनके संस्थापक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सिख मिसल थे और उनके संस्थापक कौन कौन थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ तो दिया हुआ है मिसल और दूसरी तरफ उनके संस्थापक या नेता के बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहले देखें जो अहलुवालिया मिसल था उसके संस्थापक कौन? जस्सा सिंह थे, ठीक है। सुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन? चरत सिंह थे। फैजुल्लापुरिया जो मिसल था उसके संस्थापक कौन? नवाब कपूर सिंह थे, ठीक है। वहीं पर देखें फुलकिया मिसल के संस्थापक कौन? आला सिंह। कहानिया या धनिया मिसल के संस्थापक कौन? जय सिंह थे। भंगी मिसल के संस्थापक कौन? हरि सिंह थे। और यहीं पर रमगढ़िया जो मिसल था इसके संस्थापक कौन? जस्सा सिंह रमगढ़िया थे। उसके बाद नकाई मिसल जो था इसके संस्थापक हीरा सिंह थे, ठीक है, हीरा सिंह थे। और वहीं पर निशान वालिया मिसल जो था इसके सरदार संगत सिंह थे। शहीदी मिसल जो था इसके गुरबखश सिंह थे। और वहीं पर करुणी सिंधिया मिसल जो था इसके बघेल सिंह। और
डल्ले वालिया मिसल जो था इसके तारा सिंह। तो यहां पर जितने सिख संप्रदाय से संबंधित मिसल थे और उनके संस्थापक नेता के बारे में सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। इनके सवाल भी आपसे परीक्षा में मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, या फिर कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, या उपरोक्त में से कितने कथन सही है, ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, अब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुए हैं उनसे संबंधित सवाल आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर देखा जाए ये चार्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक ही चार्ट को पढ़ने के बाद आपके सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। जैसे आपके रिवीजन सीरीज नाम है तो उसी तरीके से इसको डिजाइन भी किया गया। यहां पर देखा जाए जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, एक तरफ तो विद्रोह का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दे रखे हैं, तीसरी तरफ संबंधित नेता और टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, टाइम पीरियड से संबंधित सवाल यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, आरओ में भी टाइम पीरियड से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और यहां पर देखा जाए जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह है वो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देखा जाए तो यहां से नंबर गेन करना बहुत आसान होता है। चर्चा कर लेते हैं सन्यासी विद्रोह। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल और बिहार था। यहां पर संबंधित नेता के बारे में बात कर ले तो केंद्र सरकार और दिरजा नारायण यहां पर देखा जाए संबंधित नेता थे। और टाइम पीरियड की बात कर ले तो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड था जो सन्यासी विद्रोह हुआ था। फकीर विद्रोह के बारे में बात कर ले तो ये बंगाल में हुआ था, और यहां पर मजनू शाह एवं चिराग अली फकीर विद्रोह से संबंधित थे। 1776 से 1777 के बीच में होता है। उसके बाद चुआर विद्रोह होता है। चुआर विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा बंगाल था। दुर्जन सिंह जो थे इसके संबंधित नेता थे दुर्जन सिंह, और यहां पर देखा जाए 1798 से 1799 के बीच में जो चुआर विद्रोह था इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, आगे देखें पॉलीगारों का जो विद्रोह होता है ये कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है। वीर पी कोट्टा मोमन जो थे इसके नेता थे। 1799 से 1801 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। भील विद्रोह जो होता है ये पश्चिमी घाट पर होता है। त्रियंबक जी इसके नेता थे, और 1818 से 1831 के बीच में यह विद्रोह होता है। उसके बाद हम रामोसी के बारे में बात करते हैं। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में होता है। यहां पर देखा जाए चित्तर सिंह और उमा जी इसके नेता थे। 1822 से 1826 के बीच में रामोसी विद्रोह होता है। आगे हम चर्चा कर लेते पागलपंथी विद्रोह के बारे में। तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ। करम शाह और टीपू शाह इसके संबंधित नेता थे। 1825 से 1833 के बीच में होता है। उसके बाद हम चर्चा करते अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहां पर, असम में हुआ। गोमधर कुंवर रूपचंद्र कोनार इसके प्रमुख नेता थे। 1828 से 1833 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद हम वहाबी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था। सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रमुख नेता थे, और 1820 से 1870 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह के बारे में बात कर ले, कोल आंदोलन के बारे में बात कर ले तो इसका प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर झारखंड का क्षेत्र था। बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे, और 1831 से 1832 के बीच में यह आंदोलन होता है। खोंड विद्रोह के बारे में चर्चा कर ले तो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक खोंड विद्रोह हुआ था। चक्र बिसोई इसके प्रमुख नेता थे, और 1837 से 1856 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह के बारे में बात कर ले तो गारो खासी जयंतिया जैसा आप जानते हैं मेघालय की पहाड़ियां हैं, वहीं पर मेघालय में हुआ था खासी विद्रोह। तीरथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे, और यह विद्रोह 1833 में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात कर ले फैराजी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल हाजी था, मतलब बंगाल क्षेत्र था, और हाजी सरियतुल्लाह और दादू मियां इसके संबंधित नेता थे। 1818 से 1862 के बीच में यह विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद हम संथाल विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। बंगाल और बिहार क्षेत्र इसका प्रभावित क्षेत्र थे। सिद्धू कानू इसके प्रमुख नेता थे। 1856 से लेकर 1855 से 1856 के बीच में यह विद्रोह होता है, और यूपीपीसीएस 2018 में से पूछा जा चुका है। मुंडा विद्रोह की बात कर ले तो मुंडा विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र बिहार था, और बिहार में देखा जाए तो बिरसा मुंडा का नाम आप जानते हैं, धरती आबा के नाम से मशहूर थे। 1899 से 1900 के बीच में देखा जाए तो मुंडा विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह के बारे में बात कर ले तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। बख्शी जगन बंधु, ठीक है, जगत बंधु इसके प्रमुख नेता थे। 1817 से 1825 के बीच में यह विद्रोह होता है, पाइका विद्रोह। आगे देखें नील विद्रोह के बारे में चर्चा कर ले। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। यहां पर देखा जाए तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। 1859 से लेकर 1860 तक, ठीक है, ये विद्रोह होता है नील विद्रोह। पावना विद्रोह के बारे में चर्चा कर ले। पावना बंगाल में होता है। यहां पर देखा जाए ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके प्रमुख नेता थे। 1873 से 1876 के बीच में यह विद्रोह होता है, पावना विद्रोह।
आगे चर्चा कर ले दक्कन विद्रोह के बारे में। तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में था और ये दक्कन विद्रोह हुआ था, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नेता नहीं थे, बहुत से नेता थे, इस वजह से यहाँ पर नेता का नाम नहीं लिखा हुआ है। और 1875 में ये विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह के बारे में बात कर ले तो मोपला विद्रोह बीपीएससी 2017 में पूछा भी जा चुका है। मालाबार केरल में हुआ था। अली मुसलियार इसके प्रमुख नेता थे और 1920 से 1922 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह। कूका आंदोलन के बारे में बात कर ले तो कूका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में हुआ। भगत जवाहर मल इसके प्रमुख नेता थे और 1840 से 1872 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह के बारे में बात कर ले तो रंपा विद्रोह जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीताराम राजू, RRR मूवी आपने देखी होगी, तो सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे इसके प्रमुख नेता थे। 1922 से 1924 के बीच ये विद्रोह हुआ था। ताना भगत आंदोलन के बारे में बात कर ले तो बिहार प्रभावित क्षेत्र था और यात्रा भगत इसके प्रमुख नेता थे। 1914 में यह विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद तेभागा आंदोलन के बारे में बात कर ले तो ये बंगाल में होता है और तेभागा आंदोलन में भी जो नेता थे अलग अलग नेता थे। ठीक है, इसी वजह से यहां पर इसको ब्लैंक रखा गया है और 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए अपने इस वीडियो में हमने यहां पर चर्चा की अंग्रेज शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह से पूर्व सैनिक विद्रोह, जो 1857 की क्रांति हुई उससे पूर्व जो हुए सैनिक विद्रोह है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1806 में वेल्लोर में विद्रोह होता है। धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध ये विद्रोह होता है। जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था वो किस लिए हुआ था? धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1824 में बैरकपुर में विद्रोह होता है। यहाँ बैरक लिख गया है, बैरकपुर होगा। बैरकपुर विद्रोह, यहां चर्चा कर ले समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का विरोध हुआ। ठीक है, हुआ क्या था, बेसिकली था क्या कि कोई व्यक्ति जो समुद्र पार कर लेता था उसको अछूत माना जाता था, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अब म्यांमार बर्मा जाने के लिए समुद्र के रास्ते होकर जाना पड़ता था। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए समुद्र पार करना एक मतलब निगेटिव सेंस में लिया जाता था उस टाइम पे। इसी वजह से देखा जाए तो 1824 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था बैरकपुर विद्रोह, ये समुद्र मार्ग से बर्मा जाने के आदेश के विरोध में हुआ था। उसके बाद देखें 1844, 1849, 1850 और 1852 में दूरस्थ क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने के विरुद्ध विद्रोह हुआ था सैनिकों के बीच। ठीक है, उसके बाद 23 जनवरी 1857 दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। 26 फरवरी 1857 को देखा जाए तो बहरामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 23 जनवरी को कहां पर? दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ। उसके बाद 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये सारे विद्रोह जो थे 1857 की क्रांति के पूर्व के विद्रोह थे। उसके बाद आप जानते हैं 1857 की क्रांति मई, ठीक है, 1857 में धीरे धीरे फैलती गई और उसका विस्तार होता गया। अब आइए यहां पर देखें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। 1857 की क्रांति पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। यूपीपी से 2004 में पूछा भी जा चुका है और उसके साथ साथ में देखा जाए तो ये यूकेपीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है। मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। आगे देखें 1857 द ग्रेट रिबेलियन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर देखें सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। आरसी मजूमदार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आगे देखें 1857 किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एसएन सेन के द्वारा लिखी गई है। 1857 किसने लिखी है? एसएन सेन ने लिखी है। सिपाही म्यूटनी किसने लिखी है? आरसी मजूमदार ने लिखी है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी है? अशोक मेहता ने लिखी है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है? वीडी सावरकर ने लिखी है। ठीक है, तो यहां पर महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जो जिक्र किया गया है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का जो प्रमुख मत है उस मत को भी जान लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा। विभिन्न जो इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को लेकर क्या बात कही थी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखें वीडी सावरकर ने क्या कहा। वीडी सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी 1857 की क्रांति को। वहीं पर जो बेंजामिन डिजायरली था इसने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया था बेंजामिन डिजायरली ने। आगे देखें सन जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है।
सर जॉन लॉरेंस और जो सीले थे इनके द्वारा कहा गया कि 1857 की क्रांति कुछ अन्य नहीं पूर्णतः सिपाही विद्रोही था। ठीक है, वहीं पर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। यानी कि 1857 की क्रांति में आपने देखा कि जो अलग अलग जगहों से हिंदू भी नेतृत्व कर रहे थे और मुस्लिम भी नेतृत्व कर रहे थे, तो उसमें जो जेम्स आउट्रम थे, ठीक है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर इनके द्वारा कहा गया कि ये अंग्रेजों, ठीक है, ये हिंदुओं और मुस्लिमों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह है या षड्यंत्र है। आगे देखा जाए टीआर होम्स ने क्या कहा, टीआर होम्स ने कहा कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। यानी कि उन्होंने भारतीयों को बर्बर कहा और अंग्रेजों को सभ्य कहा और बताया कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में 1857 की क्रांति जो थी वो एक युद्ध थी। ठीक है, ये बात किसने कही थी, टीआर होम्स ने कही थी। वहीं पर एलईआर रिज ने क्या कहा, एलईआर रिज ने कहा कि यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध, ठीक है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था, एलईआर रिज ने कहा था। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ सामाजिक सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। यहां हमने जो क्रांति पे मत था, मत के बारे में चर्चा कर ली और ये मत से संबंधित सवाल कैसे पूछा जाता है, यहां पर लिख देगा डायरेक्टली, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह विचार किसका है, 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, डिजाइली का है, एलईआर रिज का है, टीआर होम्स का है या डब्ल्यू टेलर का है। 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, आपको डायरेक्टली टिक करना होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए तैयार रहिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब सामाजिक सुधार पे बात कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो शिशुवध था, ठीक है, शिशुवध पर जो प्रतिबंध लगाया गया 1795 में और 1804 में, 2 बार इसमें प्रतिबंध लगाया गया। जो 1795 में जो प्रतिबंध लगाया गया उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो जॉन शोर था। और 1804 में जो प्रतिबंध लगा उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड वेलेस्ली था। और विषय क्या था, शिशुवध पर रोक लगाना। वहीं पर देखा जाए 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पर लगाया गया और सती प्रथा पर रोक लगाना इसका मुख्य विषय था। ठीक है, दास प्रथा देखा जाए 1843 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। गवर्नर जनरल कौन था, एलन बरो के टाइम पीरियड पे लगाया गया। और ऐसे गवर्नर जनरल से संबंधित सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यहां पर देखा जाए दास प्रथा पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। विधवा पुनर्विवाह 1856, इस टाइम पे देखा जाए गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कैनिंग था और विधवा विवाह की अनुमति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का है, परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, 1872 में आया था। लॉर्ड नॉर्थ बुर्क इस टाइम पर गवर्नर था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया, लॉर्ड लैंसडाउन उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है, उसके पहले देखा जाए तो पहले ही हो जाता था, 8 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता था। ठीक है, आता है शारदा एक्ट 1929 में। शारदा एक्ट कब का है, 1929 का है, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पर आता है। और यहां पर जो लड़कियों की विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष निश्चित की गई। जहां पर देखा जाए एज ऑफ कंसेंट के माध्यम से 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, वहीं पर शारदा एक्ट के माध्यम से 1929 में 14 साल निर्धारित कर दी गई। ठीक है, अब यहां पर उपाधि, प्राप्तकर्ता और दाता के बारे में बताया गया है। आपके रिवीजन सीरीज के अंतर्गत अगला पॉइंट क्या है, उपाधि, प्राप्तकर्ता और दाता। एक तरफ उपाधि है, दूसरी तरफ प्राप्त करता है और तीसरे तरफ दाता मतलब देने वाला। ये उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, यहां पर सबसे पहले देखें जो गुरुदेव की उपाधि है ये रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, महात्मा की उपाधि देखा जाए महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। मतलब दोनों लोगों ने आपस में बात किया, एक ने उनको गुरुदेव कहा, दूसरे ने उन्हें महात्मा कह दिया। ठीक है, वही बात हो गई। नेताजी देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा, एडोल्फ हिटलर ने कहा था नेताजी। ठीक है, नेताजी आए, जर्मनी मिलने गए थे हिटलर से तो वहां नेताजी कह के संबोधित किया था हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को। सरदार के बारे में बात कर ले तो यहां पर बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था, तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। देश रत्न आजाद शत्रु देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने यह उपाधि प्रदान की थी राजेंद्र प्रसाद को, क्या, देश रत्न आजाद शत्रु की उपाधि। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। देश नायक के बारे में बात कर ले, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, वहीं पर जो विवेकानंद थे
तो विवेकानंद उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसके द्वारा दिया गया था? जो महाराज खेतड़ी थे, ठीक है, महाराज खेतड़ी थे, उन्हीं के द्वारा विवेकानंद उपाधि प्रदान की गई थी स्वामी विवेकानंद को। चलिए, उसके पहले इनका नाम नरेंद्र था। आगे देखें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जब रेडियो से संबोधित कर रहे थे उसी टाइम कहा था महात्मा गांधी। आगे देखा जाए, राजा की उपाधि राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, अकबर सेकंड के द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये सारे उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखे रहिए। चलिए, अब यहां चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। आपके परीक्षाओं में यहां से संबंधित सवाल बार बार पूछे जाते रहे हैं, भविष्य में फिर पूछे जाएंगे, वो आरओ की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चर्चा करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1784 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा यहां पर की जाती है इसकी स्थापना। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है, यूपी मेंस 2016 में पूछा जा चुका है, और अन्य कई बार ये पॉइंट पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। और इसी सोसाइटी के द्वारा अभियान शाकुंतलम, देखा जाए विलियम जोन्स और विल क्लिंसन, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, और उसके बाद में देखा जाए तो विलियम जोन्स के द्वारा अभियान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद, ये सारी चीजें की गई थी। जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसीलिए हुआ था कि जो भारतीय पुस्तकें हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में होती है, और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे हम देखें, युवा बंगाल आंदोलन 1826 में इसकी स्थापना होती है। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, जो यंग बंगाल आंदोलन है, यह 1826 में स्थापित होता है। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में आत्मारंग पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखा जाए, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना कब की जाती है? 1851 में की जाती है, और इसकी स्थापना कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है, जिनके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब लिखी गई थी। उसके बाद देखा जाए, बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है, ठीक है। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा देखा जाए 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ के द्वारा जो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी है इसकी स्थापना होती है। वेद समाज की स्थापना कब होती है? 1864 में होती है। किसके द्वारा किया गया? केसरी धरालू नायडू के द्वारा किया गया। केसरी धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना होती है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में होती है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की जाती है। उसके बाद हम बात करें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना की जाती है। वहीं पर हम बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना देखा जाए तो 1870 में होती है, और एमजी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे हम बात करें प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज, तो प्रार्थना जो समाज है इसकी स्थापना 1867 में देखा जाए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है। और वहीं पर हम बात करें अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित होता है, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे देखें, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। मैडम ब्लात्सवाकी तथा कर्नल अलकाट्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1876 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना होती है। एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एओ ह्यूम या एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना होती है 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलक और तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। 3 नाम आप याद रखिए, फिरोज शाह मेहता संबंधित थे, केटी तैलक संबंधित थे, बदरुद्दीन तैयबजी संबंधित थे, बाकी अन्य नाम जो चौथा होगा वो संबंधित नहीं है। वेलूर मठ की स्थापना कब होती है? 1898 में होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वेलूर मठ था उसकी स्थापना के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है? 1887 में होती है। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा होती है। उसके बाद हम बात करें शारदा सदन की स्थापना, देखा जाए 1889 में रमाबाई के द्वारा की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। और अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। और अभिनव भारत समाज जो है, इससे संबंधित सवाल, अभिनव भारत सभा की स्थापना आपसे सवाल पूछा जा चुका है कई बार पीवाईक्यू में, याद रखिएगा। यहां पर देखें, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। देखा जाए फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत। ठीक है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब होती है? ये 1911 में होती है और श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? ये 1921 में होती है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और गदर पार्टी की स्थापना जो होती है ये कब होती है? ये 1913 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आज देखा जाए आज के जो महत्वपूर्ण सेशन था रिवीजन सीरीज के अंतर्गत लगभग आधे घंटे का था। और ऐसे ही अनावरत रूप से आपके बीच में रिवीजन सीरीज आती रहेंगी आपकी परीक्षाओं के लिए। जब तक आपकी परीक्षा है तब तक ऐसे ही करंट अफेयर का भी रिवीजन करेंगे, जीएस का भी रिवीजन करेंगे। हो सकेगा टाइम मिला तो हम हिंदी के भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होंगे उन पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बीच बीच में आपके बीच करंट अफेयर का सेशन आता रहेगा। और जून महीने से हम लोग रिवीजन पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है जून महीना जैसे स्टार्ट होगा तो आपकी परीक्षाएं लगभग 45 दिन बचेंगी। तो अंतिम 45 दिन जो है उसमें हम करंट अफेयर, जीएस, सारी चीजों का रिवीजन करते हुए चलेंगे। बाकी आप लोग पढ़ तो रहेंगे लगातार। वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं, ये वीडियो एक डेमो है समझिए। ठीक है, ये डेमो की तरह है। और ऐसे ही डेमो जो है, पिक्चर तो भी पूरा बाकी है। डेमो आप देखिए, डेमो देखने के बाद पिक्चर अभी बाकी है। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। पिक्चर तभी रिलीज होती है जब रिस्पॉन्स, ठीक है, ट्रेलर पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो पिक्चर रिलीज की जाती है। तो ये समझिए ट्रेलर है, आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा पिक्चर वैसे ही रिलीज होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।